हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो हम लोग फिर से लेके आ गए हैं क्लास 10 फिजिक्स का करंट लगाने वाला चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी। आज का हमारा टॉपिक है ओम्स लॉ। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके 10th क्लास के लिए भी, और अगर आप लोग 11th 12th में साइंस लेते हो तो वहाँ पर भी आप लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। बढ़िया मार्क्स दिलाने वाला टॉपिक है। हम इसके कॉन्सेप्ट को समझेंगे, ना कि हम इसको रटेंगे। हमें खाली कॉन्सेप्ट समझना, हमें इजीली ये याद हो जाएगा। ठीक है, हर बार की तरह हम लोग कुछ एग्जांपल्स लेंगे, उसके थ्रू हम इसका कॉन्सेप्ट समझेंगे, और लास्ट में हम इसके एक दो न्यूमेरिकल भी करेंगे ताकि हमारे को इसके न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस हो जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। अब ओम्स लॉ क्या होता है उसको पढ़ने से पहले हम लोग समझते हैं कि आखिर कंडक्टर क्या होता है, इंसुलेटर क्या होता है और रजिस्टर क्या होते हैं, क्योंकि इनके लिए मैंने आपको पिछली वीडियोस में बोला था कि हम लोग इनके बारे में टाइम आने पे समझेंगे। ओके, सबसे पहले हम देखते हैं आखिर कंडक्टर क्या होता है। तो क्या एक क्लास चल रही थी, वहां पे जब टीचर ये टॉपिक लेके आता है कि आज हम लोग कंडक्टर के बारे में पढ़ेंगे, तो हमारे ओवर एक्साइटेड योगेश भैया आते हैं उछल के, सर मुझे पता है कंडक्टर क्या होता है। सर भी खुश हो गए, वाह यार किसी बच्चे को तो पता है कंडक्टर क्या होता है। सर बोलते हैं योगेश बताओ कंडक्टर क्या होता है। योगेश बोलता है सर वही होता है ना कंडक्टर जो बस में हमारे टिकट काटता है, 5 5 10 10 रुपए के टिकट काटता है। सर का दिमाग खराब। सर बोले बेटा मैं बताता हूँ कंडक्टर क्या होता है, तुम बनना कंडक्टर जाके, फिजिक्स में ये होता है कंडक्टर। एनी मटेरियल डेट अलाउज इलेक्ट्रिक करंट टू पास थ्रू इट इज नोन एज कंडक्टर। सर ने बोला और योगेश भैया को बोला तुम तो एक काम करना, किसी बस के कंडक्टर ही बनना, वही तुम्हारी जॉब रहेगी आगे। योगेश भैया की इंसल्ट हो जाती है, क्लास वाले हंसने लग जाते हैं, तो योगेश भैया चुपचाप बैठ जाते हैं इस तरीके से। अब देखो कंडक्टर भी दो टाइप के होते हैं, बैड कंडक्टर और गुड कंडक्टर। तो उसके बारे में जब सर पढ़ाने लगे तो उनके दिमाग में आया, हाँ यार योगेश भैया ने आइडिया तो अच्छा दिया भाई, लोगों बच्चों को समझाने में काम आएगा कंडक्टर क्या होता है। तो देखो गुड कंडक्टर क्या होता है। ये एक बस है खाली पड़ी है, ठीक है, ये एक बस है खाली पड़ी, मटेरियल है खाली पड़ी। तो इसका कंडक्टर बोलता है बाहर के पब्लिक को कि आ जाओ आ जाओ सीट्स खाली है। पब्लिक कौन होगी, वो पैसेंजर। ठीक है, तो ये हमारा करंट हो गया, पैसेंजर को हम लोगों ने करंट मान लिया। कंडक्टर वाला जो मटेरियल है वो कहता है कि आ जाओ अंदर जगह खाली, यानी कि करंट अंदर इजीली फ्लो हो सकता है। करंट अंदर जाएगा, बहुत इजीली चल के जाएगा, किसी भी सीट पे जाके बैठ जाएगा। ठीक है, तो यानी एनी मटेरियल दैट अलाउज करंट टू पास थ्रू देम इजीली इज नोन एज गुड कंडक्टर। यानी कि एक बस के अंदर पैसेंजर इजीली जाके बैठ जाएगा, कोई भीड़ भाड़ नहीं, जो सीट खाली मिलेगी जाएगा बैठ जाएगा, आराम से फ्लो हो जाएगा अपना करंट उस मटेरियल के अंदर। वो तो हो गया हमारा गुड कंडक्टर। नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है बैड कंडक्टर। अब बैड कंडक्टर क्या होता है, मान लीजिए इस तरह की बस फुल भरी हुई है, अंदर पब्लिक खड़ी हुई भी है, तो भी वो जो उस बस का कंडक्टर है वो बोलता है आ जाओ भाई बहुत जगह है अंदर, हमारा जो करंट है वो अंदर घुसता है। अब उसको अंदर फ्लो होने की जगह बहुत कम है, फ्लो तो होगा, कंडक्टर धक्का दे दे के कराता है ना कि जरा घुसो घुसो, जगह बहुत है, धक्का दे दे के पब्लिक को पीछे खिसकाता रहता है। तो इसी तरीके से करंट अंदर फ्लो तो होगा पर धीरे धीरे होगा, इजीली नहीं हो पाएगा। जैसा गुड कंडक्टर में था, पिछली खाली बस में था, इजीली अंदर जाके बैठ जाएगा। अब इसको इजीली सीट नहीं मिलेगी, इसको कुछ देर खड़ा रहना पड़ेगा, फिर जाके इसको सीट मिलेगी। तो मटेरियल which do not allow current to pass through them easily are called bad or poor conductors। ठीक है, ये हो गया हमारा गुड और बैड कंडक्टर। नेक्स्ट क्या आता है हमारा टॉपिक इंसुलेटर। इंसुलेटर क्या हो, मान लीजिए ये बस है पूरी तरह से ओवर क्राउडेड होगी, अब इसमें जगह ही नहीं, एक इंसान के पैर रखने तक जगह नहीं। देखो लटक रहे बाहर, कैसे लटक रहे, ये हमारे योगेश भी ऐसी बस में आते हैं इसलिए इनको ध्यान है कंडक्टर क्या होता है। तो अब ये इसी इसी बस में लटक रहे पूरी तरह, तो इंसुलेटर क्या हो गया, अब ये कंडक्टर नहीं है, अब ये इंसुलेटर हो गया। ये बोलेगा नहीं बैठा सकता, अब तो जगह ही नहीं है अंदर, जगह अंदर का भाई तुम तो ऊपर भी बिठा रखा है, अब तो करंट फ्लो ही नहीं हो सकता। यानी कि ये करंट इस मटेरियल में अब फ्लो ही नहीं हो सकता, अंदर घुस ही नहीं सकता। So any material which does not allow current to pass through them is known as insulator। ये कुछ एग्जांपल्स है हमारे इंसुलेटर्स के। ठीक है, अपने अंदर से जो करंट को पास नहीं होने देते वो मटेरियल्स है, ये हमारे इंसुलेटर के एग्जांपल्स हो गए। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है रजिस्टर। ठीक है, रजिस्टर क्या होता है वो एक बार देख लो। रजिस्टर इस तरीके का दिखता है। इसका काम क्या होता है, ये एक सर्किट के अंदर ना करंट के फ्लो को लिमिट कर देता है। ये हमारे बहुत सारे जो इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस होते हैं, जैसे कि लाइट बल्ब हो गया हमारा, राइट, हमारे फ्रिज हो गया, इन सब के अंदर ना रजिस्टर लगा हुआ होता है। क्यों, अब मान लीजिए हमारा जो लाइट बल्ब है वो खाली 2 वोल्ट करंट ले सकता है, ठीक है, पर अब अगर उसके पास जो पावर सप्लाई है वो 4 वोल्ट करंट भेज रहा है, तो रजिस्टर क्या करता है, अब उसकी रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से उस करंट के फ्लो को रोक देता है। करंट के फ्लो को रोक देता है, मतलब उसको 4 वोल्ट नहीं चाहिए, उसको 2 वोल्ट चाहिए, तो वो उसको 2 वोल्ट ही लेगा। ठीक है, रजिस्टर होता कैसा है, रजिस्टर मान लीजिए इस तरीके का एक हमने ये रजिस्टर का ब्लॉक बनाया है, तो ये जो वायर है ना, ये अंदर जाके यहाँ पे टूट जाता है और यहाँ पे टूट, यहाँ से वापस स्टार्ट होता है अंदर, ये यहाँ पे कार्बन भर दिया जाता है।
ताकि करंट को लिमिट कर दिया जाए। रजिस्टर किस लिए यूज होता है? करंट को लिमिट करने के लिए हम लोग रजिस्टर यूज करते हैं। रजिस्टर को हम लोग सर्किट डायग्राम में इसका सिंबल क्या होता है? ये वाला हार्ट बीट या फिर एक बॉक्स जो हमने बनाया था, राइट, ये होता है हमारा रजिस्टर का सिंबल। A resistor is an electrical component that limits or regulates the flow of electrical current in an electronic circuit। यानी किसी सर्किट के अंदर इलेक्ट्रिकल करंट को जो फ्लो है उसको लिमिट करना। 4 वोल्ट करंट अगर आ रही है बैटरी से, अगर हमें तो 2 वोल्ट ही चाहिए, तो उसको 2 वोल्ट तक लिमिट रखने के लिए जो इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट यूज होता है वो होता है हमारा रजिस्टर। ठीक है, तो अब हम लोग का आ चुका है आज का इंपॉर्टेंट टॉपिक, ओम्स लॉ। मैंने आपको क्या बोला, इस टॉपिक को आपके कॉन्सेप्ट को समझना है। हम इसको पहले एक एग्जांपल, डेली लाइफ वाले एग्जांपल, एक फनी एग्जांपल से समझेंगे, फिर आपके बुक की एक्टिविटी के एग्जांपल से समझेंगे। हम इसको रटेंगे बिल्कुल ही, हम खाली कॉन्सेप्ट समझ जाएंगे ना तो हमें ओम्स लॉ बहुत इजीली याद हो जाएगा। हम इसके न्यूमेरिकल्स को भी सॉल्व कर पाएंगे, उसका भी एक फॉर्मूला मैं दूंगा ताकि आप न्यूमेरिकल्स को इजीली समझ सके, न्यूमेरिकल को इजीली सॉल्व कर पाए। ठीक है, ये वाला एग्जांपल तो आप सबको याद आ ही गया होगा, देख के ये फोटो देख के आ ही गया होगा कि किसका एग्जांपल है। बिल्कुल हमारे किंग मनन का एग्जांपल। किंग मनन कौन था? अगर जिसने पहले की वीडियोस नहीं देखी तो जाके आप लोग उन वीडियोस को देख लीजिएगा। उसके अंदर हमने अच्छे से समझाया है कि चार्ज क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, उसके लिए हमने किंग मनन के एग्जांपल यूज किए थे। वापस हम लोग वही एग्जांपल यूज करते हैं। ठीक है, क्या होता है, किंग मनन के पापा को भूख लगती है तो उनकी सिटी में एक खाने की पॉइंट होता है। ठीक है, वहां पर किंग मनन को भेजना होता है। वो भेजते पापा को, वो पापा भेजते हैं उसको कि मेरे को भूख लग रही, खाने को लेके आ। कौन से पॉइंट से? अपने घर से। यानी कि एक सर्किट में एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे हमें करंट फ्लो करवाना है, तो उसके लिए कितना वर्क डन लगेगा। ठीक है, ये करंट को हमें एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे भेजना है, कितना वर्क डन करते हैं, यानी कितना पोटेंशियल डिफरेंस लगता है उस करंट को फ्लो कराने के लिए। ठीक है, मान लीजिए पापा को भूख लग रही थी, पापा ने एक चाटा मार दिया। पापा का जो वर्क डन था, जो पोटेंशियल डिफरेंस उन्होंने अप्लाई किया, एक चाटे के बराबर 1 वॉट वर्क डन उन्होंने किया। करंट कैसे फ्लो हुआ? फिर 1 एम्पियर करंट फ्लो होने लगा, राइट, 1 एम्पियर करंट फ्लो होगा। पापा को तेज भूख लग रही थी, पापा ने दो वोट का काम किया, यानी 2 चाटे जड़ दिए। किंग मनन और तेजी से गए, चलो भाई और तेजी से चलते। 3 चाटे मारे और फिर 4 चाटे मारे, तो जितना वर्क डन हुआ उस हिसाब से उनकी स्पीड भी बढ़ती गई। किंग मनन की जल्दी से जल्दी लाना पड़ेगा वरना और मार खाएंगे। यानी कि इधर पोटेंशियल डिफरेंस इंक्रीज हुआ, इधर करंट इंक्रीज हुआ सर्किट के अंदर, राइट। क्या होता है? पोटेंशियल डिफरेंस इंक्रीजेस, current also increases, यानी V is directly proportional to I, current is directly proportional to potential difference। potential difference increase हो रहा है, राइट, तो करंट की स्पीड भी इंक्रीज हुई सर्किट के अंदर। ठीक, अब हम लोग इसको आपके एनसीईआरटी वाले एग्जांपल से एक बार समझते हैं। तो आपको जो एक्टिविटी दी थी उसमें आपको इस तरीके का एक सर्किट रेडी करने को बोला, ये आपके फिजिक्स लैब में आपको करना है, जिसमें आपको 4 सेल दिए थे। अब उसने सारे सेल एक साथ स्टार्ट करने को नहीं बोला, बोले कि पहले आप एक सेल की पावर को यूज करो। मान लीजिए 1 वोल्ट का सेल था, ठीक है, 1 वोल्ट का सेल था, आपने पावर यूज करी तो 1 एम्पियर का करंट फ्लो होने लगा इस सर्किट के अंदर, राइट, होने लगा। अब बोलता है दूसरा सेल भी एक्टिव कर दो, यानी कि टोटल 2 वोल्ट की पावर हो चुकी थी अब, तो करंट की स्पीड तेज होगी, करंट भी 2 एम्पियर से फ्लो होने लगा। 3 वोल्ट करने लगे जब आप तीसरी बैटरी चालू करी तो 3 एम्पियर। इसी तरह चौथी बैटरी जब आपने चालू करी तो 4 एम्पियर का करंट फ्लो होने लगा। यानी पोटेंशियल डिफरेंस जब इंक्रीज हुआ तो करंट भी इंक्रीज होने लग गया। ये होता है हमारा ओम्स लॉ। ठीक है, इफ पोटेंशियल डिफरेंस इंक्रीजेस, फ्लो ऑफ करंट आल्सो इंक्रीजेस। वापस से वही चीज होगी, ये तो इलेक्ट्रिक करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस। अब हम लोग ओम्स लॉ का ग्राफ किस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे, राइट। अब क्या था हमारा, पोटेंशियल डिफरेंस अगर इंक्रीज हो रहा है तो करंट भी इंक्रीज हो रहा है, डायरेक्टली इंक्रीज हो रहा है। यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस अगर इंक्रीज हो रहा है हमारा तो करंट भी इंक्रीज हो रहा है, यानी एक स्ट्रेट लाइन बन जाएगी। ओके, ये 1 मान लीजिए, 1 वोल्ट की पावर दी तो 1 वोल्ट का करंट यहाँ पर हुआ। 2 वोल्ट की पावर दी, 2 वोल्ट का करंट हो गया। 3 वोल्ट की पावर दी, 3 वोल्ट का करंट हो गया। इस तरीके से एक स्ट्रेट लाइन बन जाएगी। ठीक है, तो स्टेटमेंट क्या होगा हमारे ओम्स लॉ का? It states that the potential difference across a conductor is directly proportional to the current flowing through it if provided all physical conditions and temperature remains constant। ठीक है, यानी कि एक कंडक्टर के अंदर अगर हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस को इंक्रीज करते हैं तो उसका करंट भी इंक्रीज होगा। कब? अगर हमने उसके टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं किया या उसके आसपास की जो फिजिकल कंडीशंस है उसमें कुछ भी चेंज नहीं किया।
तो क्या होता है, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, V डिवाइड बाय I इक्वल्स टू क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। इस कांस्टेंट को हम लोग क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस बोलते हैं। ओके, तो V डिवाइड बाय I इक्वल्स टू R। ऐसा यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस इज ओम डिनोटेड बाय दिस सिंबल। ठीक है, अब रेजिस्टेंस क्या होता है, रेजिस्टेंस क्या होता है, जो कंडक्टर होता है ना, उसकी एक प्रॉपर्टी होती है कि वो कितने करंट के फ्लो को रेजिस्ट करता है। कंडक्टर की एक प्रॉपर्टी होती है कि वो कितना करंट फ्लो होने देगा और कितने को अपोज करता है। ठीक है, तो यही होता है रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ कंडक्टर टू रेजिस्ट द फ्लो ऑफ चार्जेस थ्रू इट, यानी कि करंट का अपोज करना। अब मैंने आपको बोला था कि एक ऐसी चीज बताऊंगा जिससे कि आपको ओम्स लॉ के फॉर्मूले बहुत इजीली याद हो जाएंगे, आपको कोई मुश्किल नहीं होगी। ओके, तो ये देखो, ये ट्राइंगल आपको याद करना है, ये इसको हम लोग बोलते हैं ओम्स लॉ का मैजिक ट्राइंगल। क्या होता है ओम्स लॉ का मैजिक ट्राइंगल, क्या बोलते हैं, मैजिक ट्राइंगल। ठीक है, इस ट्राइंगल को अगर याद कर लिया ना, आप इसके सारे न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हो। देखो, पोटेंशियल डिफरेंस, करंट, रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस की ऐसे यूनिट क्या थी, ओम। कैसे डिनोट करते हैं, इस तरीके से। ठीक है, अब मान लीजिए आपको है ना वोल्टेज दे रखा है, आपको करंट भी दे रखा है, आपको क्या पता करना है, रेजिस्टेंस। ये तो अपने वैसे फॉर्मूले में भी आ गया, हमारे ओम्स लॉ के डेफिनेशन में भी आ गया। तो रेजिस्टेंस क्या होता है अपना, आर इक्वल्स टू वी बाय आई, राइट, वी बाय आई। अब ऐसे अगर इसको ट्राइंगल से समझना, मान लीजिए फॉर्मूला याद नहीं आ रहा है, तो ये ट्राइंगल बना लीजिए। रेजिस्टेंस पता करना है, आर पे उंगली रख दीजिए, क्या बचता है, वी डिवाइड बाय आई बचता है, राइट, वी डिवाइड बाय आई। ये हो गया फॉर्मूला। बोलता है आपको वोल्टेज पता करना है, आपको पोटेंशियल डिफरेंस पता करना है, तो क्या करोगे आप, वी पे हाथ रख दोगे। वी पता करना है, वी इधर लिख दिया अपन ने, वी पे हाथ रख दिया, क्या बचता है, आई और आर दोनों सेम लाइन में, यानी दोनों मल्टीप्लाई होंगे, आई मल्टीप्लाई बाय आर। सॉरी, मेरा पेन आज सही से वर्क नहीं कर रहा है, तो आई मल्टीप्लाई बाय आर हो गया हमारा। ओके, बोलता है आपको करंट मालूम करना है, करंट मालूम करना है, तो हमारा आई किधर आ जाएगा, इस साइड आ जाएगा। ओके, अब इस हम लोग किस पे जाएंगे, वापस इस मैजिक ट्रायंगल पे जाएंगे। आई पे उंगली रख दी हमने, रख दी, क्या बच रहा है, वी अपॉन आर बच रहा है, यानी कि वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस, पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन रेजिस्टेंस। ये हमारे तीनों फॉर्मूले बन गए। ये तीन फॉर्मूले के अलावा तो और कोई न्यूमेरिकल बन नहीं सकता हमारा ओम्स लॉ के अंदर, राइट। ये होता है हमारा ओम्स लॉ का मैजिक ट्रायंगल। आपको ये याद रखना है, आपको बहुत इजीली ये ओम्स लॉ के न्यूमेरिकल आप लोग सॉल्व कर पाएंगे। हम इसके कुछ न्यूमेरिकल्स भी देखते हैं, ठीक है। उससे पहले हम लोग एक बार रियोस्टेट के बारे में देख लेते हैं। ये भी मैंने आपको लास्ट वीडियो में बोला था कि रियोस्टेट क्या होता है, मैं अगली बार बताऊंगा। क्या बताया था मैंने कि रेजिस्टेंस क्या होता है, करंट के फ्लो को अपोज जितना कर सकता है कंडक्टर। रजिस्टर क्या करता है, करंट के फ्लो को लिमिट करता है। अब यार अपन को क्या है, एक सर्किट के अंदर करंट के फ्लो को कंट्रोल करना है, ठीक है। उसके यानी कि हमें रेजिस्टेंस बढ़ाना है या कम करना है। उसके लिए हम लोग एक मशीन यूज करते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं रियोस्टेट, ठीक है। अ कंपोनेंट विच इज यूज्ड टू रेगुलेट करंट विदाउट चेंजिंग वोल्टेज इज कॉल्ड वेरिएबल रेजिस्टेंस। डिवाइस कॉल्ड रियोस्टेट इज यूज्ड टू चेंज द रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। यानी कि हम लोग करंट को चेंज कर सकते हैं सर्किट में। किस तरीके से, एक तो तरीका होता है बैटरी चेंज करने का, पर हमें बैटरी चेंज करने की जरूरत नहीं है। हम लोग इस डिवाइस की मदद से, हम लोग इस ये जो कंपोनेंट इस डिवाइस के ऊपर, इसको अगर हम लोग इधर ले जाएंगे या इधर ले जाएंगे तो करंट को ज्यादा या कम कर सकते हैं, यानी कि हम रेजिस्टेंस को बढ़ा सकते हैं या कम कर सकते हैं। एक और चीज समझो, रेजिस्टेंस बढ़ रहा है यानी कि करंट कम हो रहा है, राइट। रेजिस्टेंस अगर इंक्रीज हो रहा है, यार ये पेन आज वर्क नहीं कर रहा है, आई एम सॉरी। रेजिस्टेंस अगर इंक्रीज हो रहा है हमारा, तो करंट क्या हो रहा है हमारा, डिक्रीज हो रहा है, राइट। यानी कि जिस तरीके से पोटेंशियल डिफरेंस के करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था, रेजिस्टेंस के क्या हो गया, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ओके, करंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस। ये होता है हमारे रियोस्टेट का सिंबल, जो कि हमने आपको बताया था लास्ट वीडियो के अंदर। आपके सर्किट डायग्राम में आप रियोस्टेट को इस तरीके के सिंबल से डिनोट करते हैं। अब हम लोग न्यूमेरिकल्स करते हैं कुछ। तो आप लोग का पहला क्वेश्चन आ गया, if the resistance of an electric iron is 40 ohm, right, क्या हो गया 40 ohm,
A current of 3 ampere flows through the resistance. Find the voltage between 2 points. मैंने आपको क्या बोला था, आपको इसके फॉर्मूले याद नहीं रखने हैं, तो आपको क्या याद रखना है, वो मैजिक ट्रायंगल। मैजिक ट्रायंगल आ गया। हमें क्या पता करना है यहाँ पे, हमें इसमें वोल्टेज पता करना है, राइट। वोल्टेज पता करना है तो हम क्या करेंगे, पहले V को इधर लिख दिया, इक्वल्स टू लगाया। अब वोल्टेज का फॉर्मूला क्या हुआ, V पे रखो हाथ, क्या हो गया, I मल्टीप्लाई बाय R, I मल्टीप्लाई बाय R। V कितना हो गया, I कितना देर का है 3 एम्पियर, और रेजिस्टेंस कितना देर का 40 ओम, कितना हो गया पोटेंशियल डिफरेंस 120 वोल्ट्स, कितना हो गया 120 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस। बहुत इजी हो गया है ना। आपको खाली लैंग्वेज लिख के आनी कि गिवन करंट इज 3 एम्पियर, देन गिवन रेजिस्टेंस इज 40 ओम, और आपको फिर फॉर्मूला बनाना है उसके सामने कि पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल्स टू I इंटू R। ओके, फिर उसके बाद इसको सॉल्व करके आंसर लिख के आ जाओ, हो गया इजी। ये ट्राइंगल आपको याद रखना है, कितना इजी हो गया इस ट्राइंगल से। एक और न्यूमेरिकल हम लोग देख लेते हैं। A source of 15 watt is connected to a light bulb। क्या दे रखा है 15 वॉट, है ना, यानी कि क्या दे रखा है हमारे को, पोटेंशियल डिफरेंस दे रखा है। एन इलेक्ट्रिक करंट ऑफ 3 एम्पियर फ्लोज थ्रू इट। क्या दे रखा है, करंट दे रखा है, आई भी दे रखा है। कंसीडर कंडक्टिंग वायर्स टू बी रेजिस्टेंस फ्री। ठीक है, मान लिया भाई। कैलकुलेट द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस। अब हमें क्या पता करना है, आर पता करना है। किस तरीके से करेंगे, वापस से ये ले आए हम लोग ओम्स लॉ के मैजिक ट्राइंगल को वापस से। क्या क्या दे रखा है, V दे रखा है, I दे रखा है, क्या पता करना है, R पता करना है। क्या करेंगे हम लोग, R को लिखा है इधर, ठीक है, R को लिखा है इधर, R पे रखी उंगली, क्या बचा, वोल्टेज अपॉन I, यानी पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइड बाय I, V डिवाइड बाय I। रेजिस्टेंस क्या हो गया, पोटेंशियल डिफरेंस कितना दे रखा है 15 डिवाइड बाय 3, कितना हो गया रेजिस्टेंस हमारा 5 ओम। उम्मीद करता हूँ आप लोग को ओम्स लॉ अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, और अपने दोस्तों के साथ जरूर इसको शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।